हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रामप्पा टेम्पल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्ट्राम्बोली वोल्केनो को लेकर के। तो स्ट्राम्बोली वोल्केनो जो है वो इटली कंट्री के सदर्न पार्ट पर लोकेटेड है और स्ट्राम्बोली वोल्केनो को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्ट्राम्बोली वोल्केनो को लेकर के, इसकी लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और मन की बात जो प्रोग्राम है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी जो कंट्री है उनको अलग अलग पॉइंट पर टाइम टू टाइम जो है वो एक तरीके से एड्रेस करते हैं, अलग अलग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। उन एरिया पर, उन पॉइंट पर हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव काम हो रहा है, उन सबको जो है इस मन की बात में एड्रेस किया जाता है। तो इसके 100 एपिसोड जो हैं वो कल 100 एपिसोड जो है वो कल एक तरीके से एड्रेस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और 100 एपिसोड इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इम्पोर्टेंट फोकस किया कि किस तरीके से हमारा कंट्री जो है वो हमारा एंशियंट एजुकेशन प्रोसीजर और हमारा जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रेजेंट टाइम की जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम दोबारा से रिवाइवल कर रहे हैं। हमारे दोबारा से जो एजुकेशन जो प्रोसीजर था एंशिएंट टाइम में कि जो भी हमारी एजुकेशन है वो हमारी लोकल लैंग्वेज में हुआ करती थी, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो चल रहा है उसमें उसी प्रोसीजर को रिवाइवल करने का काम किया जा रहा है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से ये जो मन की बात जो एपिसोड है इसका 100 एपिसोड, इसका कैसे कैसे स्ट्रीमिंग जो है वो अलग अलग एरिया में देखने को मिला और यूएन में जो है वहाँ पर भी इसको स्ट्रीमिंग किया गया इस 100 एपिसोड के बारे में। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, हमारा एंशिएंट जो प्रोसीजर था एजुकेशन का उसको रिवाइवल स्टेज में ले जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेज में आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो लुधियाना में एक इंसिडेंट देखने को मिला कि वहाँ पर जो है एक गैस का लीकेज होता है जिसकी वजह से 11 लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई। एनडीआरएफ की टीम जो वहाँ पर आई उन्होंने सेंसर्स इंप्लीमेंट किए, तो इस सेंसर के थ्रू है या फिर सेंसिंग के थ्रू जो है उनको हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसके ट्रेसेज यहाँ पर देखने को मिले। जो यहाँ की एयर जो है उसमें हाई लेवल हाइड्रोजन सल्फाइड का देखने को मिला। ओके, अब इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो जनरल साइंस को लेकर के क्वेश्चन आते हैं और अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसका फॉर्मूला होता है H2S। साथ ही साथ में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो कलरलेस गैस होती है। ओके, और एक तरीके से टॉक्सिक गैस होती है। इसकी वजह से जो ब्रेन है वो आपका इफेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर जो लोगों की डेथ हुई उनके जब उनके व्यू किया गया उनकी बॉडी को, तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, मतलब ब्रेन पर अटैक होने से इस गैस की वजह से उन लोगों की डेथ हुई है। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो स्वैम्प रीजन है या जो सीवर रीजन है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एन एरोबिक जो डाइजेशन होता है उसके थ्रू। ये एन एरोबिक डाइजेशन जो है वो सल्फेट रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके द्वारा किया जाता है। ओके, और अगर हम बात करें तो देखो यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरीके से दे देंगे,
जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे को लेकर के एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि इट इज कलरफुल गैसेज। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कलरलेस गैस है, टॉक्सिक है, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो नेचुरल तरीके से भी प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ प्रोडक्शन किया जाता है, ये नेचुरल तरीके से प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ पर? वोल्केनिक गैसेज जो होती है, जो वोल्केनो का इरप्शन देखने को मिलता है, तब ये जो है ये भी एक तरीके से इसका भी एमिशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ में जो नेचुरल गैस डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर भी पाई जाती है, और कभी कभी जो वेल ड्रोन वाटर है वहाँ पर भी इसको देखा जाता है, मतलब इसका जो अमाउंट है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है इसके बारे में जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो SDG गोल्स को लेकर के है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। राइटर जो है उन्होंने फोकस किया है कि अभी G20 ग्रुप की जो मीटिंग चल रही है इसमें टाइम टू टाइम जो है वो अलग अलग सेक्टर में फोकस किया जा रहा है। फोकस इस तरीके से किया जा रहा है कि किन किन सेक्टर को हम कैसे कैसे जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। राइटर ने बताया है कि अभी इसी साल के स्टार्टिंग में फेब में 24-25 फेब को 2023 में जो G20 प्रेसिडेंसी की, जिसमें सेंट्रल बैंक गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर्स, इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था कि अगर हम बात करें किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, तो ये जो मतलब जो हमने टारगेट डिसाइड किया था 2015 में, उससे पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसको एलिमिनेट करके जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेकर के आए, और उसमें हमने टारगेट डिसाइड किया कि 2030 तक हम टारगेट्स को अचीव करेंगे। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो मेन 17 गोल्स हमने रखे, और उसके क्राइटेरिया में मतलब हर गोल में जो है वो कुछ सब गोल जो है वो भी डिसाइड किए गए। तो 231 यूनिक इंडिकेटर जो है वो डिसाइड किए गए, उनमें टारगेट रखा गया कि 2030 तक हम इनको क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसके बारे में, ये जो तो राइटर ने यहाँ पर बताया है कि हमने टारगेट डिसाइड किया कि 2030 तक हम अचीव करेंगे, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें 2023 अभी चल रहा है, 2030 तक हमें अचीव करना है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव जो चेंजेस है वो इतना नहीं देखने को मिला। मतलब यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में अलग अलग सेक्टर के बारे में, जैसे कि वीमेन का कितना जो है एम्पावरमेंट देखने को मिला, क्लीन कुकिंग गैस जो है वो कितने को अवेलेबल हो रही है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ओनली हमारे इंडिया में 56% वीमेन जो है उनके पास में मोबाइल फ़ोन है खुद का। और साथ ही साथ में यहाँ पर जैसे बताया गया है कि अगर हम बात करें तो पार्टनर वायलेंस जो है वो अभी भी मतलब विमेन एम्पावरमेंट जो है वो अभी नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट अलग अलग सेक्टर में जो पॉइंट है, जैसे कि जो 17 क्राइटेरिया है उनमें अलग अलग पॉइंट में किस किस लेवल पर इंडिया अभी स्टैंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी भी जो है वो काफ़ी लेवल पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो राइटर ने यहाँ पर बताया है कि हम किस तरीके से इन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, नहीं तो फिर 2030 जैसे ही आएगा नए टारगेट डिसाइड किए जाएंगे, फिर उनको अचीव करने का एक टाइमलाइन डिसाइड किया जाएगा, लेकिन फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने कोविड के टाइम में काम किया। कोविड के टाइम में हमने देखा कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, कैसे हमने उस इतनी पॉपुलेशन होने के बाद में भी, और 2023 में तो इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में सामने आने वाला है। और मतलब जो इशू है, जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो मेन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन। ओके, जैसे कि कोविड के टाइम में जिस तरीके से पॉलिटिकल लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो कॉपरेशन देखने को मिला, जो हमने वैक्सीनेशन का अप्लाई किया, और जिस तरीके से एप्लीकेशन जो अवेयरनेस क्रिएट करने की जो कोशिश की गई लोगों में, और उसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ, लोग अपने से आगे से होकर के जो वैक्सीनेशन है उन सबको अप्लाई करवा रहे हैं। तो ये बेसिक रीजन था किसका एक तरीके से अवेयरनेस का। तो राइटर का यहाँ पर ये बोलना है कि कोविड में जो इम्प्लीमेंटेशन हमने किया, कोविड के टाइम में जो हमारी स्ट्रेटजी रही, वो ही स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी होगी SDG गोल्स के लिए। इसी तरीके का कोऑपरेशन हमें शो करना होगा, इसी तरीके की अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी होगी, तभी जा करके हम इन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने
ये राइटर जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है। आज है 1 मई और 1 मई को लेबर डे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो लेबरर्स हैं वो हमारे वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोविड के टाइम में उन्होंने एक काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस की, काफ़ी इशू उन्होंने फेस किया, लेकिन जो एक प्रोसीजर जो होना चाहिए था, जो एक उनके अपग्रेडेशन के लिए या उनको भी एक बेटर वर्क प्रोवाइड करने के लिए, डिसेंट वर्क प्रोवाइड करने के लिए जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं देखने को मिला। तो राइटर ने यहाँ पर एक पॉइंट रखा है कि हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन शो हो, जो भी वर्कर्स हैं उनके राइट्स के लिए काम किया जाए कि किस तरीके से उनके राइट्स को सिक्योर किया जा सकता है, किस तरीके से उनको डिसेंट वर्क प्रोवाइड करने के लिए काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो इस पर काम करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि स्ट्रे डॉग एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक इशू जो है वो कोरिलेटेड है। जितना ज़्यादा पुअर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा जो स्ट्रे डॉग का जो इशू है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है वो शो करने की कोशिश की गई है कि श्रीनगर में 65 ईयर ओल्ड वीमेन जो है उसके ऊपर अटैक किया जाता है स्ट्रीट डॉग के थ्रू, क्योंकि उसके घर के पास में गार्बेज कलेक्शन पॉइंट जहाँ पर जो है फूड एंड पोल्ट्री वेस्टेज जो है वो डंप किया जाता था, तो जब वहाँ से निकले तो उनके ऊपर अटैक किया गया स्ट्रे डॉग्स के थ्रू। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाला है। इंडियन सिटीज जो है वो 1.5 मीट्रिक टन जो है वो अर्बन सॉलिड वेस्ट एवरी डे जनरेट करते हैं। लेकिन ऐसा बताया गया है कि अगर हम ओवरऑल एक तरीके, तो ये इंडिया में जो वेस्ट जनरेशन है उसको लेकर के एक एस्टिमेशन है। ओके, और यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम फूड की बात करें, जैसे कि डेली हाउस होल्ड, रेस्टोरेंट, वेंडर्स, अदर फूड सर्विसेज रिटेलर्स जो हैं, उनके बेसिस पर अगर हम बात करें सिर्फ फूड की अवेलेबिलिटी, तो 931 मिलियन टन जो है वो फूड अवेलेबल होता है। मतलब एक तरीके से जो एक डेली बेसिस पर बनाया जाता है, और इनमें से मैक्सिमम जो फूड जो है, मतलब अगर हम पर पर्सन एस्टिमेशन करें तो 50 kg ऑफ फूड वेस्ट पर पर्सन जो है वो जनरेट होता है, ऐसा रिपोर्ट में बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल जो है इसमें बताया गया है कि अगर आप अर्बन एरिया और रूरल एरिया में अगर आप कंपैरिजन करोगे स्ट्रे डॉग इशू में, तो अर्बन एरिया में ज़्यादा इशू देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो फूड को लेकर के जो मारामारी है वो ज़्यादा रहती है। तो राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी वेस्टेज फूड होता है उसको हम इस तरीके से यूज करें कि वो वेस्टेज के रूप में जनरेट ना होकर के जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि उनको फूड की अवेलेबिलिटी हो पाए। क्योंकि मैक्सिमम ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसीलिए देखने को मिल रहा है कि फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं हो पा रही है। मतलब हर सिटी जो है वहाँ पर कोई भी स्पीसीज जो है उसको सपोर्ट करने के लिए जो फूड और शेल्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे अर्बन डेवलपमेंट में नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या किया जा सकता है, जो भी फूड वेस्टेज है उसको यूज करके जो स्ट्रे डॉग का इशू है उसको टैकल किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में जो ये इशू है इसको टैकल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो एक तो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या किया जाता है, म्युनिसिपल बॉडीज ट्रैप, स्टरलाइज एंड रिलीज डॉग टू स्लो डाउन द डॉग पॉपुलेशन। और दूसरा क्या किया जा रहा है, रेबीज कंट्रोल, मतलब एक तो उनको स्टरलाइज किया जा रहा है ताकि पॉपुलेशन जो है वो कम इंक्रीज हो डॉग्स की, और एक स्लो प्रोसीजर रहे। और दूसरा क्या किया जा रहा है, रेबीज कंट्रोल वैक्सीन जो है वो डॉग्स को दी जा रही है, ताकि बाइट करने पर भी जो रेबीज डिजीज है वो ना फैले, ना स्प्रेड हो। ओके, तो इस इशू को, ये वेस्टेज वाला जो इशू है, अगर हम इसको टैकल करें तो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो महाराष्ट्र में जो कोकण रीजन है वहाँ पर इम्प्लीमेंट एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। 25 अप्रैल से यहाँ पर जो सोइल का जो भी टेस्टिंग होना है उसके लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया। तो इसमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें
ये जो आर्टिकल है यहाँ पर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया है, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का बेसिक रीजन क्या है? गवर्नमेंट का तो ये मानना है कि रिफाइनरी एस्टेब्लिश होगी। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है क्रूड ऑयल, तो अगर रिफाइनरी हमने एस्टेब्लिश कर ली तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो रीजन है यहाँ पर फ्लोरा फोना की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, साथ ही साथ में यहाँ पर मैंगोज़ के गार्डन्स हैं, ऑर्किड्स हैं, कैज्यू को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन सब की जो रीज़न है, तो इन सब का जब इस एरिया में आप रिफाइनरी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर दोगे तो जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये सारा जो फ्लोरा फोना है वो यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये बोलना है कि जो एरिड रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पर जाकर के आप रिफाइनरी प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करो ताकि फ्लोरा फोना को भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो आप बोल रहे हो कि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जॉब जनरेट होगी तो लोगों को वो भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जाएंगे अभी कहाँ पर? मालदीव की विजिट पर। और मालदीव की विजिट पर जब जाएंगे तो पेट्रोल वेसल और साथ ही साथ में लैंडिंग क्राफ्ट जो है वो मालदीव को हैंड ओवर करेंगे। तो एक तरीके से गिफ्ट रहेंगे इंडिया के लिए। और पेट्रोल वेसल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है मालदीव के द्वारा, क्योंकि अगर हम बात करें तो मालदीव जो है वो हमारे सर्दर्न रीजन में लोकेटेड है, काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर एक तरीके से वो चाइना इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट देखने को मिलती थी, और यही एक बेसिक रीजन है कि प्रेजेंट टाइम भी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के इंडियन गवर्नमेंट ने जब वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने की बात की तो इंडिया के खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो वहाँ पर किया गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है मालदीव को अपने अंडर करने की कोशिश कर रही है। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है अगर हम बात करें इंडियन ओशन रीजन में, तो उन सबको काउंटर करने के लिए और इंडिया की अवेलेबिलिटी डिसाइड करने के लिए इंडिया जो है वो इन सभी अपने रीजनल एरिया में नेबरहुड जो पॉलिसी है उसके अंडर काम करते हुए जो भी हमारे कंट्री है उन सब के साथ में अलग अलग लेवल पर अपनी जो रिलेशन है उनको मेंटेन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मालदीव जो है वो हमारे लिए इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रीजनल एरिया में और स्पेसिफिक इंडियन ओशन वाले रीजन में जो है वो हमारी अवेलेबिलिटी के लिए जो भी इस इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी फोकस किया गया कि जो भी इंडिया अलग अलग प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है कहाँ पर स्पेसिफिक इंडियन ओशन को टारगेट करते हुए, उन सब में भी एक तरीके से हेल्प रहेगा इंडिया के लिए भी और मालदीव के लिए भी अगर हमारे रिलेशन बेहतरीन और होते हैं तो। यहाँ पर जो ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया है सूडान से इंडियंस को निकालने के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है बातें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, मैनुअल स्कैंजिंग जो है उसको इंडिया में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो है वो ह्यूमन इन्वॉल्व है मैनुअल स्कैंजिंग में। जो सीवर्स है उनकी मैनुअल लेवल पर क्लीनिंग की जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर गुजरात का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गुजरात में रेगुलर मैनुअल स्कैवेंजर की वजह से जो डेथ है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, इसको लेकर के जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी प्राइवेट लेवल पर इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी मशीन बेस्ड जो है वो वर्क को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि सीवर लाइन में मैनुअल बेस्ड जब ये काम किया जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से ये सारे इशू जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। इसके अलावा जो हमारी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज है उन वीडियोस को भी आप व्यू कर सकते हो। प्रद्युमन सर आपके लिए वो वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं वो वीडियोस। अगर आप 2023 में प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं तो भी बेनिफिशियल है, और अगर आप नेक्स्ट ईयर देने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई अदर एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बात करोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब कुछ जो है वो कॉमन है हर एग्जाम में, बस लेवल जो है वो कम और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मतलब बेसिक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है हर सब्जेक्ट को लेकर के वो आपकी सेम होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।